फर्स्ट ऑफ द नेटवर्क डायग्राम सीपीएम हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है हमारा पर्ट, और जब मैं सीपीएम कर रहा था मैं आपको पर्ट के बारे में बीच बीच में बताता जा रहा था, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सीपीएम ही कर रहे थे। जब भी कोई डिस्कशन करते हैं होलिस्टिक डिस्कशन करते हैं कि सारे पॉइंट आगे वाले भी कवर होते जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास सो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। अब देखो क्या क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। सीपीएम थी हमारी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड, पर्ट है हमारी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड। यानी वो एक्टिविटीज जिनका कंप्लीशन टाइम हमें नहीं पता उस पे हम पर्ट अप्लाई करते हैं। जो सीपीएम थी वो एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क था, ये पर्ट इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क है, कल बताया ना आपको मैंने। इसलिए आप सीपीएम में एओए और एओएन दोनों नेटवर्क डायग्राम बना सकते हो, पर यहाँ पे आप सिर्फ क्या बनाओगे, यहाँ पे आप क्या बनाओगे, सिर्फ एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम। एक्टिविटी ऑन नोड बना दिया तो इवेंट ही गायब हो जाएगा, जबकि मेरा यहाँ पे पूरा फोकस क्या होगा, जबकि मेरा यहाँ पे पूरा फोकस क्या होगा, इवेंट होगा। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया चीज। चलो आ जाओ, सफिशिएंट है। अच्छा, क्योंकि ये आगे बता दूंगा, ये वाला पॉइंट खत्म करते हैं। तो PERT is a project management technique used to analyze and represent the task involved in the project, focusing on time estimation under uncertainty. Uncertainty मतलब we are not confirmed about the completion time. तो जहाँ पर uncertainty आ जाती है वहाँ पे हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। It is particularly useful for the project where the task duration are not well defined. इसको हम particularly यूज करते हैं उस प्रोजेक्ट में जहाँ पर टास्क ड्यूरेशन वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल रिसर्च का काम, जैसे एग्जांपल रिसर्च टाइप का R&D करना हो। R&D कहाँ होती है भैया, डिफेंस में होती है R&D, हेल्थ केयर में होती है R&D। तो वहाँ पर हम किसको यूज करते हैं, PERT। हाँ, जैसे PhD में होती है, पता नहीं होता कब कंप्लीट होगी, होने को 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी, होने को लग जाएंगे 10 साल, तब भी कंप्लीट नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जहाँ पर न्यू मैक्सिम ना चार साल में कंप्लीट हुई मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स क्या है हमारे PERT के। नेक्स्ट है हमारे की फीचर्स ऑफ PERT। क्या होते हैं की फीचर्स? की फीचर्स पहला, इट डील्स विद अनसर्टेनिटी एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो जहाँ पे अनसर्टन एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है वहाँ पे हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। तो यहीं पर हम रुकते हैं, इस बात को यहीं रोकते हैं, अनसर्टन एक्टिविटी ड्यूरेशन। पिछले केस में हमने क्या लिया था, हाँ हमने बोला था कि कितने टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने डिसाइड किया, ये मेरे को पता है कि मैं कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए मेरे को पता था कि 59 डेज। अब मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कितने दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो सेम वही चीज है, तो आपसे पूछ रहा हूँ कितने दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 19 अप्रैल तक। चलो तभी मैं बहुत खुश हूँ अगर आप बोल रहे हो 19 अप्रैल तक आपको ये पता है। अगर आप नहीं बोल रहे 19 अप्रैल तक हो जाएगी तब भी बहुत बढ़िया चीज है, सिलेक्शन तो तभी हो गया, हो जाएगी ना एक दिन पहले तक भी, तब भी बहुत बढ़िया बात है भाई, कोई इशू नहीं है अगर एक दिन पहले तक भी हो जाती है तो देयर इज नो इशू। तो मैंने सिलेबस खत्म करा दिया 59 डेज में, आपने अपनी तैयारी कितने दिन में कर ली। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई है, नाउ अनसर्टेनिटी इज इन्वॉल्वड कि यार कम से कम तो इतना टाइम लगेगा यार, जल्दी सिलेबस करा दिया यार, कम से कम 2 महीने तो देने चाहिए। ये बातें कर रहे थे ना कि फरवरी के लास्ट में पेपर होगा, यार कम से कम 3 महीने तो दे तैयारी करने के, ठीक है। फिर मेंस में आपको दे दिए 5 महीने, अरे यार इतना ज्यादा टाइम दे दिया तैयारी करने का, ऐसे थे, अरे इतना ज्यादा टाइम दे दिया तैयारी करने का, हर चीज में दिक्कत थी। तो उसी चीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भैया कम से कम कितना टाइम लगेगा आपको तैयारी करने के अंदर, यार मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा। तो मिनिमम इतना टाइम तो लगेगा कि यार 59 डेज तो हमारे ये पढ़ाएगा ही, उसके बाद मैं खुद भी तो पढ़ूंगा, कम से कम 70 दिन तो लगने चाहिए, कि 60 दिन तो यही ले गए हमारे, तो मेरे को कम से कम 10 दिन और देने पड़ जाएंगे रिवीजन करने के लिए, टेस्ट वेस्ट देने के लिए। तो यार कम से कम 70 दिन तो लगेंगे, इससे कम टाइम में नहीं हो सकता, इससे कम टाइम में नहीं हो सकता। यार मैं ढंग से नहीं पढ़ा, बीच में मेरा गेट भी आ गया, मेरे वो कल आया था कोई कि सर मेरा ये CPT RRB JEE ये भी एग्जाम है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मेरी घर पे शादी है, ये है, मतलब XYZ आ गया। तो उसके बाद भैया कोई बोलता है यार मेरे को 120 दिन लग जाएंगे, कम से कम 120 दिन तो लगेंगे। तो 70 डेज 120 दिन में निपटा दूं, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ वहां से 120 दिन बाद तो मेरा पेपर है। तो मैंने टारगेट सेट कर लिया यार, मिनिमम या 70 दिन तो मैं ले लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 100 दिन में 20 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी मेरी और भी एंगेजमेंट है, बहुत ही एंगेजमेंट इन्वॉल्व है। ऑन एन एवरेज मोटा अब ना किसी को जल्दी से जल्दी करना है जो एक क्लास फॉलो कर रहा है, ऐसा भी बहुत कम लोग हैं। जिनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या बोल रहे हैं कि सर अब मोटा देखें ना, हम 90 दिन में हमारी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे। तो जहां पर अनसर्टेनिटी आती है तो 90 दिन में सब राजी थे कि यार अब ये 20 अप्रैल हो गया, अगर मार्च के लास्ट तक भी होता ना यार हमारा काम हो जाता, तब भी मेरी तैयारी हो जाती। और फिर अगर ये 2 या 2.5-3 महीने बाद मार्च में होता, अप्रैल मई जून में अगर ये पेपर करा देता मेंस का, तो बढ़िया होता भैया, मैं नौकरी पकड़ के बैठा होता अगस्त तक। तो ये क्या थी आपकी आइडियल सिचुएशन थी। तो कहने का मतलब है कम से कम 70 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे अपनी तैयारी, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन लोगे। मैक्सिमम जनता ये बोलती है कि भैया हम 90 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो जहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है वहां पे हम एक्टिविटी के लिए 3 टाइम डिनोट करते हैं। तो मेरी पूरी कहानी बनाने के पीछे एम ये था कि इन PERT एवरी एक्टिविटी इज डिनोटेड विद 3 टाइम ड्यूरेशन, 3 टाइम ड्यूरेशन देते हैं। कम से कम टाइम इसको बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, T टाइम ओ ऑप्टिमिस्टिक। 120 दिन पेसिमिस्टिक टाइम, ये पेसिमिस्ट इंसान है कि यार 120 दिन तो लूंगा ही लूंगा मैं।
90 दिन ये क्या है, मैक्सिमम जनता ये बोल रही है मोस्ट लाइकली टाइम। अभी क्या जॉब के साथ लगे रहो बेटा, अंकित हो जाएगा। बस अगर पेपर करने के पीछे एक ही मूल मंत्र या एक ही सीक्रेट रेसिपी होती है, कंसिस्टेंसी, बस और कुछ नहीं। अभी देख लिया हो क्या है ये, जब इंजीनियरिंग कर ली भैया हमने, ये क्या चीज है, ये फालतू की चीजें हैं। तो बस वो कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ता है, बस तो हो जाएगा भैया। अगर तुमने अभी तक कोई क्लास मिस नहीं करी, यू विल बी थ्रू। शादी में बातें कर रहा है कमेंट में, चलो दिन में भी क्लास लेने देते हैं ऑफिस वाले, वो तो टाइम निकाल आना चाहिए ना, फोन निकालो लगाओ कान में ईयरफोन, बस सुनते रहो, तरीके आने चाहिए आपको। अरे तुम यहाँ पे बातों में क्यों लगा देते हो मेरे को। हाँ, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम टाइम जिसमें हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मैक्सिमम टाइम जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है अंडर वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन। ये मोस्ट आइडियल कंडीशन, सब कुछ आइडियली चलता रहा, एक भी क्लास मिस नहीं करी हमने, क्लास खत्म होते ही मैं टेस्ट लगाने में बैठ गया, सब कुछ परफेक्टली चलता रहा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम मतलब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ, वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन ले ली तो कम से कम 120 दिन लग जाएंगे मेरे। मोस्ट लाइकली टाइम, ना ऑप्टिमिस्टिक ना पेसिमिस्टिक, ना आइडियल कंडीशन ना वर्स्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल कर रही है। नॉर्मल कंडीशन में कितना टाइम लगता है भैया, 90 दिन लग जाते हैं, तो मोस्ट लाइकली टाइम। क्लियर है। तो हर एक्टिविटी के यहाँ पे 3 टाइम क्यों बताने पड़े मुझे, क्योंकि पता ही नहीं है एग्जैक्ट टाइम जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर पूरी कहानी। चले आगे। अच्छा, जब मैंने बोला वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन, इसमें कंटीजेंसी इंक्लूड नहीं होती है। वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में कंटीजेंसी इंक्लूड नहीं है कि सर भूकंप आ गया तो अगले साल होगा पेपर, सर वो चाइना में एक और वायरस आ गया है वो आ गया तो, ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। सर पृथ्वी फट गई तो ऐसा कुछ नहीं हम कंसीडर करेंगे। तो जब वर्स्ट बोला, वर्स्ट में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है। पेपर लीक हो गया तो, किसी ने स्टे लगा दिया तो ये सारी चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको टेक्निकली क्या बोला जाता है, कंटीजेंसी बोला जाता है। तो जब भी आप वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन लोगे, कंटीजेंसी विल नॉट बी कंसीडर्ड। हाँ, क्लियर है। चलो आ जाओ वापस। तो देखो एक छोटी सी लाइन थी पर इसमें आपको काफी सारे पॉइंट बता दिए, जो लोग सिविल से नहीं है उनको जरूरत पड़ेगी इन चीजों की, नहीं तो बाकी जो टॉपिक हो तो फटाफट निकल गए। इसमें क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि ये डिटेलिंग भी बतानी पड़ रही है हमें। आगे बढ़ते हैं। इट यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो आगे प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट, तो जरा बताना ऑप्टिमिस्टिक टाइम में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लॉजिकली पूछ रहा हूँ बस, एक बात पूछना चाहता टाइम में हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जनरल चीज पूछी बस मैंने, बता दिया था मैंने बीच में बात करते करते। हाँ, अगर आइडियल कंडीशन रही तो 1 सब, अरे दिन विन नहीं पूछ रहा, जनरल बात पूछ रहा हूँ भाई मैं। रिक्वायर्ड बाय टोटल, ऑप्टिमिस्टिक टाइम में मेरे किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। भैया रात में जब सोते हो सपने देखते हो ना, कि अगर यार मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाए, मैं ऐसे ऐसे पढ़ूं, ये आइडियल कंडीशन लेके चल रहे हो ना, कि यार अगर ऐसा हो जाए, ये होता है ना, अगर ऐसा हो जाए, और सारी चीजें आइडियल मानते चलते हो, सपने बनाते हो अपने दिमाग में बैठ के, है ना। सबसे कम बस ये पूछ रहा था अंशुमन में, भैया आइडियल चीज होती कहां पर है, जब अगले दिन उठते हो फिर आ जाती है ना। जब सोने बैठते हो तब तो सारी चीजें आइडियली मान के चलते हो, अरे यार रोज क्लासे भी लगती रहे, ये भी होता रहे, टेस्ट भी लगता रहे, अरे यार पेपर भी आसान हो जाए, अरे यार। हाँ, ये सोच रहे हो ना आइडियल कंडीशन में। तो भैया आइडियल कंडीशन होती कब है, तो सवाल ये तो पूछा कि आइडियल कंडीशन में मेरे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं, नेग्लिजिबल, बहुत कम। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, बस ये पूछना था, वैल्यू में बता दूंगा आपको कितनी है। बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्टिमिस्टिक टाइम में एक्टिविटी के कंप्लीट होने की। पेसिमिस्टिक टाइम में एक्टिविटी के कंप्लीट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, अप्रोच टू जीरो, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो 70 दिन में कंप्लीट कर देंगे अपना काम, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो 120 दिन में भी अपना काम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम में मेरे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बस ये पूछ रहा था मैं आपसे, कौन है मैक्सिमम। हे भगवान, अरे प्रभु बहुत कम होते हैं, तो सिविल वाले तो कम से कम ऐसे मत बोलो। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके ऑप्टिमिस्टिक टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके पेसिमिस्टिक टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। कितना 0.15% कर रखा होगा, तो कितना ही एरिया 0.15%, ये है बस प्रोबेबिलिटी, दिस इज द ओनली प्रोबेबिलिटी लेफ्ट। क्लियर चीज। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम, ये है हमारे मोस्ट लाइकली टाइम। इसमें हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द एक्टिविटी इन मोस्ट लाइकली टाइम इज हाईएस्ट। कितना नहीं पता, ये आ गया 0.7, घटा दिया बस, 0.13% घटा दिया 0.7%। अरे नहीं होगा ये, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक नहीं होती है कर्व, इट्स नॉट सिमेट्रिक। तो देखो बना जान पूछ के मैंने डिस्प्लेस भी कर रखा है इसे। तो इसमें हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, अब वो ज्यादा की वैल्यू देखी जाती है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रोजेक्ट में हजारों एक्टिविटियां, हजारों एक्टिविटी के 3-3 टाइम बताऊं और उससे मैं एनालिसिस भी करूं। एक एक्टिविटी का टाइम तो समझता नहीं था, ये 3-3 आ गए, इनको बैठ के झेलूं। तो कहने का मतलब है ये टूल है जो मेरा काम आसान कर रहा है, पर अभी देख के तो लग रहा है यार 3-3 टाइम झेलने पड़ जाएंगे मुझे। तो बिल्कुल सही बात है, क्या किया फिर, इन तीनों की मदद से एक रिप्रेजेंटेटिव टाइम निकाला। इन तीनों की मदद से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव टाइम निकाला जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। और इस एक्सपेक्टेड टाइम में इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन होती है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम कुछ भी बोल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड टाइम इन तीनों टाइम के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी इंट्रोड्यूस करने की, भैया वो 3-3 टाइम थोड़ी ना लेके खेलता रहूंगा मैं उसे।
तो हमने तीनों को क्या किया, यूज कर लिया वहां पे। तीनों को कैसे यूज किया भैया, इन दोनों की वेटेज बहुत कम है, क्योंकि इन दोनों टाइम में एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम है, और मोस्ट लाइकली टाइम में एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा है। एवरेज ले लिया, पर एवरेज कौन सा लिया, वेटेड एवरेज। तो एक वेटेज दी ऑप्टिमिस्टिक टाइम को, एक वेटेज दी पेसिमिस्टिक टाइम को, 4 वेटेज दी मोस्ट लाइकली टाइम को, डिवाइड बाय 6 कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की जगह बस एक टाइम से ही खेलना पड़ेगा। इन तीनों की जगह मैं एक टाइम लेके चलूंगा, और ये जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम है, इस मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम में हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं 50%। पूछेगा अभी आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अभी है। तो ये हमारा एरिया इस कर्व का। तो एक्सपेक्टेड टाइम में हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस कितने हो गए, 50% हो गए। तो कहने का मतलब है कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर इन्वॉल्व। पीछे तो आसान था भैया, एक ही टाइम पहले से पता था, यहाँ पे पहले 3 टाइम निकालो। चाहिए 3 टाइम भी आएंगे कहाँ से, ये सोचने पड़ेंगे आपको। क्यों, क्योंकि एक्टिविटी पहले वैक्सीन बना रहे हो, कौन बताएगा, साइंटिस्ट बताएगा। यार मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि यार इस वैक्सीन को बनाने में सब कुछ आइडिया रहा तो यार 6 महीने तो लूंगा। और यार अगर सारी कंडीशन मेरे फेवर में नहीं रही, ना तुमने पैसा दिया, ना मेरी जो रिएक्शन है वो हो पाई, तो यार 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे। तो ये कौन बता रहा है, उसी फील्ड में जो इंसान काम कर रहा है वही बता रहा है। क्लियर चीज, मुझको लोग उठा के नहीं ले गए, क्योंकि साइंटिस्ट जो वैक्सीन डेवलप कर रहे होते हैं, जो स्पेशली न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो यूं ही बोलता है कि अगर मैं गायब नहीं हुआ तब तो मैं 2 साल में कर दूंगा तुम्हारा काम खत्म। तो ये बता कौन रहा होता है, जो उस सेक्टर में इंसान इन्वॉल्व होता है वही बता रहा होता है। प्लेन क्रैश, हाँ वो जो भी तरीका है, बट प्रैक्टिकल जानकारी दी आपको। हमने इन तीनों टाइम की मदद से क्या निकाल लिया, एक्सपेक्टेड टाइम, और एक्सपेक्टेड टाइम में हमारे एक्टिविटी के कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं, 50%। ध्यान रखना। तो इट यूजेस व्हाट, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टीमेट। दूसरा बेस्ट सूटेड है किसके लिए, आरएनडी टाइप प्रोजेक्ट के लिए, तो बता ही दिया है। इट यूजेस नेटवर्क डायग्राम फॉर विजुअल डिपेंडेंसी, तो पता है ये भी नेटवर्क बेस्ड टेक्निक है, सीपीएम भी क्या है, नेटवर्क बेस्ड टेस्ट, दोनों नेटवर्क बेस्ड टेक्निक्स है हमारी। तो PERT एंड सीपीएम बोथ आर नेटवर्क बेस्ड टेक्निक्स। चलिए आगे, चलिए कंटिन्यू, नोट कर लिया। चलो देखो खत्म हो गया अभी। टाइम एस्टिमेट इन PERT। सो PERT कंसीडर 3 टाइप ऑफ टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच टास्क, फॉर ईच एक्टिविटी। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या मतलब था, कम से कम कितना टाइम लगेगा, सो शॉर्टेस्ट टाइम रिक्वायर्ड इफ एवरीथिंग गोस परफेक्टली, इन व्हिच कंडीशन, आइडियल कंडीशन। पेसिमिस्टिक टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम इफ कॉम्प्लिकेशन राइजेस, मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। मोस्ट लाइकली टाइम, द टाइम एक्सपेक्टेड अंडर नॉर्मल कंडीशन, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो भैया इतना टाइम लग जाएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो इतना टाइम लग जाएगा। क्लियर है। कि हमने ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली डिवाइड बाय 6, कहां से आया एक्सप्रेशन वो भी आपको बता दिया, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। चले, तो पीछे बता दिया था, स्लाइड पे आया। अब क्या स्टेप्स है हमारे PERT के अंदर, सेम वही सीपीएम वाले, कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो, अपने टास्क को आइडेंटिफाई करो। ध्यान रखना ये इवेंट बेस्ड नेटवर्क है, तो मैंने बोला टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी। और यहाँ पे एक और चीज आ गई, माइलस्टोन, माइलस्टोन मतलब इवेंट। तो ध्यान रखना PERT है, आपको दोनों चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब किसी ने पूछा था एक्टिविटी और इवेंट में कंफ्यूजन होता है, बता दो एग्जांपल। एक्टिविटी मींस एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, जो भी काम आप कर रहे हो इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी। जो भी काम आप करने जा रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहलाता है इवेंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या कहलाता है, इवेंट। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, टेक एन एग्जांपल, खुद ही बताना क्या इवेंट है और क्या एक्टिविटी है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, प्रिपरेशन स्टार्टेड, क्या है ये, आपने अपनी तैयारी चालू करी। ये एक इवेंट है, आपने अपनी तैयारी चालू करी। अब तैयारी की जगह कोई सा भी एग्जांपल ले लो, भैया हमने अपनी फाउंडेशन की एक्सकेवेशन स्टार्ट करी, एक्सकेवेशन स्टार्टेड, पेंटिंग स्टार्टेड, मैकेनिकल वाले भी हैं तो इंजन स्टार्टेड, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं तो क्या करते हैं भाई ये लोग, है कोई इलेक्ट्रिकल वाला। दिस मीन इवेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। क्यों इवेंट पार्ट एक्टिविटी, क्योंकि भैया एक्टिविटी तो परफॉर्मेंस है ना टास्क की, तो कैसे पार्ट बना वो उसका, वायरिंग स्टार्टेड, हाँ ठीक है, तो वायरिंग स्टार्टेड। क्लियर है, तो आपकी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा भैया, इवेंट कहलाएगा। क्लियर है। फिर एक्टिविटीज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क, प्रिपरेशन, ये क्या है, ये क्या है, एक्टिविटी, एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा आपको, प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा आपको, प्रिपरेशन स्टार्ट करने में कितना टाइम लगा, नो टाइम। कितना पैसा लगा, नेग्लिजिबल। अच्छा, पैसा कितना लगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, जीरो। कितनी मैन पावर लगी, जीरो। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि इवेंट की अकरेंस में, अकरेंस बोला है मैंने, इवेंट अकर करता है, इवेंट की अकरेंस में कोई रिसोर्स नहीं लगता, इवेंट के अकरेंस में कोई रिसोर्स नहीं लगता। क्लियर है। अब ये हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी को होने में भैया सारे रिसोर्सेज लगेंगे इंक्लूडिंग टाइम। इवेंट हैव नो, अरे इवेंट हैव नो रिसोर्सेज, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अकरेंस ऑफ द इवेंट डू नॉट रिक्वायर रिसोर्सेज, इवेंट की अकरेंस में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब प्रिपरेशन करने में टाइम लगा, अब टाइम भैया चाहे आप प्रोबेबिलिस्टिक बता सकते हो या डिटरमिनिस्टिक बता सकते हो। कोई होंगे 3-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम बता देंगे, तो क्या हो जाएगा उनके लिए, डिटरमिनिस्टिक। एक्सपीरियंस है, पहली बार कर रहा होगा, प्रोबेबिलिस्टिक। क्लियर है, तो टाइम लगेगा। अच्छा, प्रिपरेशन कंप्लीटेड,
प्रिपरेशन कंप्लीटेड, आपकी तैयारी खत्म हुई, इवेंट। तो एक्टिविटी का स्टार्टिंग और कंप्लीशन क्या होता है, इवेंट होता है। अब प्रिपरेशन खत्म करने में कितना टाइम लगा, फिर से जीरो। क्या रिसोर्स लगे, जीरो। तो इवेंट की अकरेंस में कोई टाइम नहीं लगता, एक्टिविटी के एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। तो ये आपके इवेंट और एक्टिविटी में डिफरेंस बता दिया। अब कोई सा भी एग्जांपल सोच लो आप, या कोई सा भी एग्जांपल बता दो, देखो आपके भाई लोग बता देंगे इवेंट है या एक्टिविटी है। तो किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग या एंड इवेंट होता है, और एक्टिविटी खुद एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क होती है। जब भी आप कोई टास्क करोगे उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी और इवेंट दोनों आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई बोथ। और फोकस मेरा किसके ऊपर होगा, इवेंट के ऊपर होगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द डिपेंडेंसी, एक्टिविटी के बीच में जो डिपेंडेंसी है वो निकालो, पता है कैसे निकालते हैं। देन एस्टिमेट द टाइम फॉर ईच टास्क, देखो कितने टाइम होंगे इसके, भैया ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा, मोस्ट लाइकली टाइम होगा, पेसिमिस्टिक टाइम होगा। टास्क को एक्टिविटी कहते हैं, हाँ टास्क को एक्टिविटी कहते हैं। घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, आप शायद कल या परसों वाली क्लास में नहीं आए थे, तो वही उसी का नाम है, एक ही इंसान है वो, इसलिए होता है। क्योंकि यहाँ पे नोड पे हम क्या दिखाते हैं, इवेंट दिखाते हैं। अभी पीछे ये बात तो बोली थी, यहाँ पे एक्टिविटी और नोड नेटवर्क डायग्राम बना नहीं सकते आप, क्योंकि अगर मैंने एक्टिविटी को नोड पे दिखा दिया, बेचारा इवेंट को कहाँ दिखाऊंगा, भग गया वो तो इवेंट तो, और मेरा काम ही यहाँ पे इवेंट से था, इसलिए यहाँ पे एओए नेटवर्क डायग्राम चलता है। क्लियर है। तो एस्टिमेट द टाइम फॉर ईच टास्क, एक्टिविटी को प्यार से टास्क बुलाते हैं। हाँ, तो तीनों टाइम एस्टिमेट निकालोगे, तीनों टाइम एस्टिमेट से कौन सा टाइम निकालोगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे। देन ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, बनाओ अपना नेटवर्क डायग्राम, वो तो हमने कल भी देखा था, एओए इन पार्ट। फिर फाइंड द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है विच जॉइन द क्रिटिकल इवेंट्स। कल हमने क्या बोला था, कल हमने क्या बोला था, क्रिटिकल पाथ इज दैट पाथ विच जॉइन द क्रिटिकल एक्टिविटीज। वो अभी भी आज भी तो वो वैलिड है फिर, पर उसको सीपीएम में कैसे डिफाइन किया था, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज को ज्वाइन करे। हाँ, टाइम वाइज सबसे बड़ा पाथ होगा, आज वो भी वैलिड है। तो मैं कल वाला एग्जांपल ही लेता हूं समझाने के लिए। आई थिंक आई हैव टेकन दिस एग्जांपल ओनली, 3 एक्टिविटी थी यहाँ पे और 2 एक्टिविटी यहाँ पे थी, यही था, दिस वाज द एग्जांपल टेकन। सो 1 2 3 4 5 ये एक्टिविटी है, बी सी डी ई, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। तो कल हमने बोला था क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो क्रिटिकल एक्टिविटीज को ज्वाइन करे। आज हम बोल रहे हैं क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो क्रिटिकल इवेंट्स को ज्वाइन करे। तो 1 2 3 5 ये कौन सा इवेंट है, क्रिटिकल इवेंट है। एबीसी कौन सी एक्टिविटी है, क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी थी, और एग्जांपल भी लिया था इसका, मैंने परफेक्ट निकाल के बताया था। टेक्निकली बताना क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है। क्रिटिकल एक्टिविटी डिले इन वन एक्टिविटी लीड टू द डिले जिसका फ्लोट 0 हो। हाँ, समझने के लिए विशाल आपने भी सही बताया, गलत नहीं बताया आपने, वो आपने भी गलत नहीं बताया। क्या 0, फ्लोट 0, मिनिमम नहीं हो, 0 होना चाहिए भाई, मिनिमम नहीं, 0। फ्लोट 0 होने का मतलब क्या था, आप एक्टिविटी और एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग कितने टाइम से डिले कर सकते हो। अगर हमारा फ्लोट 0 है तो एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग कितने टाइम से हम डिले कर सकते हैं, 0 टाइम से डिले कर सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे कल हमने एक्टिविटी की बात करी थी, आज हम इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या करता है, इवेंट अकर करता है, यही था। तो जितने टाइम से आप इवेंट की अकरेंस को डिले कर सकते हो उसको हम बोलते हैं स्लैक। क्लियर है चीज। तो जितने टाइम से आप इवेंट की अकरेंस को डिले कर सकते हो उसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्लैक। तो इसका मतलब क्रिटिकल इवेंट का स्लैक कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्रिटिकल इवेंट का स्लैक क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्रिटिकल इवेंट की अकरेंस को क्या नहीं करा सकते, डिले नहीं करा सकते, तो हो गया काम खत्म बस। तो डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बता ही दिया। देन एनालाइज एंड अपडेट एज नीडेड, फिर कंट्रोलिंग के टाइम पे जरूरत पड़े तो क्या करो, ये अपडेट कर दो। तो ये हमारे स्टेप्स निकल के आ गए, दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड, नोट करो फटाफट चले। यहाँ फोकस किसके ऊपर है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और टास्क की शेड्यूलिंग के ऊपर है। टाइम एस्टिमेट कौन सा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, मोस्ट लाइकली है। यहाँ पर है डिटर्मिनिस्टिक। फॉर क्रिटिकल पाथ फॉर बोथ पर्ट एंड सीपीएम में फ्लोट भी 0 होता है। पर्ट में तो फ्लोट होता ही नहीं है, पर्ट में तो एक्टिविटी की कुछ डीलिंग ही नहीं करता, ये फोकस ही इवेंट के ऊपर है ना, तो फ्लोट कहाँ से आया, बात ही नहीं करूंगा फ्लोट की मैं। दोनों अलग अलग टाइम पे डेवलप हुए हैं, पर्ट और सीपीएम। आप एक साथ पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग देम टुगेदर, इट डजंट मीन दोनों एक साथ ही पैरेलली डेवलप हुए हैं। दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में डेवलप हुए हैं हिस्ट्री के अंदर। तो जब पर्ट था भैया बात ही इवेंट की करते थे, था ही नहीं कोई एक्टिविटी के ऊपर फोकस।
तो वैसे ही सीपीएम में फोकस एक्टिविटी के ऊपर है, इवेंट की बात ही नहीं करते हम, वी डोंट टॉक अबाउट इवेंट। सो इट इज बेस्ट सूटेड फॉर व्हाट, आर&डी एंड आईटी या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। कंस्ट्रक्शन में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, इंजीनियरिंग में तो कंस्ट्रक्शन में हमारे काम पड़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, उनके भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग में आता है उनके। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मॉडरेट है क्योंकि फिक्स ड्यूरेशन है। नेटवर्क डायग्राम कैसा है देखो, एक्टिविटी ऑन एरो, यहाँ नेटवर्क डायग्राम कौन सी है, एक्टिविटी ऑन नोड। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस कैसे, आइडेंटिफाई द पाथ विद अनसर्टेनिटी। क्यों, जरा बताना, क्रिटिकल पाथ के अलोंग यहाँ पर भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के चांसेस कितने होंगे, तसल्ली से सोचो बताना। आपने तीनों टाइम एस्टिमेट से एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था और उस एक्सपेक्टेड टाइम से आप कैलकुलेशन करते गए थे आगे, तो पर्ट में जो भी टाइम आपने निकाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का, उसमें कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% ही होगी बस, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो अनसर्टेनिटी होती है यहाँ पे। इट आइडेंटिफाइज द लॉन्गेस्ट पाथ, ड्यूरेशन। एप्लीकेशन रिसर्च में होगी, डिफेंस में होगी, एरोस्पेस में होगी, रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स में होती है इसकी। तो ये सारे एग्जांपल जोड़ के बता दिया। चले चलो अगली टेक्निक पे आते हैं। नेक्स्ट ऑफ द टेक्निक इन्वॉल्वड इज नोन एज रिसोर्स लेवलिंग। अगली जो टेक्निक इन्वॉल्वड है उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिसोर्स लेवलिंग बोलते हैं। अब नाम में लिखा हुआ है वैसे रिसोर्स लेवलिंग। अच्छा, जब ये रिसोर्स लेवलिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूँ क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। रिसोर्स स्मूथनिंग, तो एक है हमारे पास रिसोर्स लेवलिंग, दूसरी क्या है हमारे पास, रिसोर्स स्मूथनिंग। अब देखो भैया, ये इंटरचेंजेबल है दोनों वर्ड, कहने का मतलब है मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं दोनों, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथनिंग। और क्योंकि मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं, मैनेजमेंट में इन दोनों टर्म को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कहने का मतलब है जो बातें मैं अभी आपको रिसोर्स लेवलिंग के बारे में बता रहा हूँ, कुछ लोग आके वही रिसोर्स स्मूथनिंग के बारे में बताएंगे, कुछ लोग मतलब वो नहीं पढ़ाने वाले, जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट डेवलप करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैंने। कुछ किताबें आपको वही चीज बताएंगी जो मैं रिसोर्स लेवलिंग की बात कर रहा हूं, वही चीजें कोई दूसरी किताबें आपको रिसोर्स स्मूथनिंग के बारे में बताएंगी। तो जैसे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी कोड्स हैं जो इंटरनेशनली चल रहे होते हैं, तो वो कोड आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए क्या पहले ही चीज वो क्लैरिफाई कर ली यहाँ पे कि दोनों इंटरचेंजेबल है, वो था इंटरचेंजेबल। हम अपना उठाते हैं वर्जन समझने का। तो रिसोर्स लेवलिंग, अब रिसोर्स लेवलिंग इसका मतलब क्या करना है, आपको रिसोर्सेज को लेवल करना है। रिसोर्सेज को लेवल करना है, क्या मतलब इस बात का, आपको रिसोर्सेज को लेवल करना है, क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से क्या होनी चाहिए, एट एनी टाइम जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से कम होनी चाहिए। पर अगर ज्यादा हो गई तो, अगर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई तो काम ही नहीं होगा ना आपका, तो फिर क्या करोगे, कम करवाओगे। अब रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कैसे कम कराओगे, अगर मुझे किसी एक्टिविटी में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम करानी है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कार की मैन्युफैक्चरिंग। अब कार की मैन्युफैक्चरिंग एक हफ्ते में करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है, 4 खड़े हो गए भैया, हम तो जा रहे हैं छुट्टी पे, बची 6, तो क्या करोगे, एक रास्ता बचता है बस, एक ही रास्ता बचता है बस, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना। तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या टाइम या एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग आपको डिले करनी पड़ेगी। तो कोई ना कोई पहले कोशिश करूंगा मैं कि एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग को डिले करा दूं, किसके हिसाब से, फ्लोट के हिसाब से। क्योंकि अगर एक्टिविटी की स्टार्टिंग और फिनिशिंग डिले कराई मैंने फ्लोट के हिसाब से, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट का मतलब क्या था, ये था कि टाइम बाय विच स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड। पर उससे भी मेरा काम नहीं बन रहा, फिर तो आखिरी ऑप्शन ये बचता है, क्या करूं, ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको एक्टिविटी की। ठीक है भैया, एक हफ्ते की जगह क्या करूंगा, मैं 10 दिन में करूंगा। तो इसका मतलब रिसोर्स लेवलिंग में पहला कंसेप्ट क्या है, रिसोर्स लेवलिंग में पहला कंसेप्ट ये है कि मैं ये मान के चलता हूं मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जो होते हैं। पर रिसोर्स स्मूथनिंग में हम क्या मान के चलते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जो होंगे नहीं कभी भैया। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है रिसोर्स लेवलिंग। तो इसमें पहली चीज हमने क्या मानी, रिसोर्स भैया मेरे लिमिटेड है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी हर बार हर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के बराबर या उससे क्या हो, कम हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है, मुझे एक्टिविटीज की टाइम ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ सकती है। तो अगर आपने एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन चेंज करी तो क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी, क्या क्रिटिकल एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी, विल देयर बी एनी चेंज इन क्रिटिकल एक्टिविटीज, टाइम ड्यूरेशन ही बदल दिया आपने, बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो जब मैंने टाइम ही बदल दिया तो मेरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई पूरी। सिंस आई हैव चेंज्ड द टाइम इट मींस द कैलकुलेशन इज चेंज्ड। इसका मतलब आपका क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो सकता है, जब क्रिटिकल एक्टिविटीज ही बदल गई तो क्रिटिकल पाथ भी बदल सकता है। तो रिसोर्स लेवलिंग के टाइम पे क्रिटिकल एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ प्रोजेक्ट का टाइम भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ हमारा बेसिक एजेंडा ये होता है कि रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है उससे कम ही क्या होनी चाहिए, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर रिसोर्सेज को कम रखता है, कॉस्ट को कम करने के लिए फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता भाई। शुरू में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तो इतने टाइम पे खत्म करना है, एलडी बढ़ जाएगी लास्ट में, कम लगा रिसोर्स कम, 10% तो वैसे होल्ड करके रखा हुआ है मैंने, 20% पेनल्टी और लगाऊंगा उसके ऊपर, 10% की तो गारंटी रखी हुई है उसने, और 10% की मार्जिन कमाएगा, भैया 10% की गारंटी रखी हुई है, 20% में एलडी लगा दूंगा उसके ऊपर, 10-15% तो ये आप लोगों को दे चुका होगा, तो भैया अगला कर क्या रहा है काम फिर, तो 40% तो फंसा हुआ है उसके पास। तो वो टाइम क्या पहले करके काम खत्म करके देगा, वो रिसोर्सेज को बचाएगा नहीं, वो बल्कि ज्यादा रिसोर्स लगाएगा कि अगर सरकार मुझे बोल रही है 3 महीने में काम खत्म करूं, मैं भैया 80 दिन में काम खत्म करके निकलूंगा, पैसा तो निकलवाऊंगा अपना सारा।
तो आज के टाइम में जस्ट उल्टा हो रहा है, और इसके लिए क्या करता है वो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि ये आपके पास आई तो रहा है, इसी चीज का तो आ रहा है 10-15% आपके पास। तो आजकल वो टाइम नहीं वेस्ट करता, वो अपना काम खत्म करता है, अपना पैसा लेके निकल जाता है। टाइम बढ़ा इसका मतलब उसका नुकसान ही नुकसान है। टाइम एक्सटेंशन लेता है वो, तो टाइम एक्सटेंशन लेने का भैया बेस होना चाहिए, ऐसा थोड़ी हर किसी को टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है, कोई जेन्युइन रीजन होगा तभी तो एक्सटेंशन मिलेगा। कि भैया कोविड आ गया बीच में तो समझ में आता है एक्सटेंशन आ गया। भाई आप रोड बना रहे हो, कुंभ का मेला लग गया, समझ में आ रहा है एक्सटेंशन मिलेगा आपको, 1-2 महीने का काम नहीं हो पा रहा, ये थोड़ी एक्सटेंशन मिल जाएगा भाई हर जगह। जस्टिफाई कर पाओगे ऊपर, आपको भी तो जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। एलडी लगाने के बाद वो एडजस्ट होती है। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बता ही दिया पीछे वापस, बट फिर भी मेंशन कर लेते हैं सारे पॉइंटों को, क्या है ये। इट प्रिवेंट्स द रिसोर्स ओवरलोड, तो एक ही रिसोर्स के ऊपर ओवरलोड क्या करता है, कम कर देता है। अगर क्योंकि रिसोर्स हमारे क्या लिमिटेड है, अगर हमारे रिसोर्स कम है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आप तो क्या करोगे, एक इंसान से कहो भले 2 इंसान का काम कर दूं। तो ऐसा करने से जब आपने रिक्वायरमेंट को अवेलेबिलिटी से कम कर दिया, बराबर कर दिया, रिसोर्स के ऊपर ओवरलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो वर्कर की फटीक है वो कम हो जाएगी इसके अंदर। सो इट विल प्रिवेंट दी रिसोर्स ओवरलोड। अगर ओवरलोड हुआ इट विल लीड टू फटीग एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। दूसरा, इट अवॉइड्स द रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स की अंडर यूटिलाइजेशन क्या करता है, ये रोक देता है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स दैट द प्रोजेक्ट स्टेज विद इन द बजट। क्यों आपने रिसोर्सेज क्या नहीं करे, बढ़ाया नहीं, आपने रिसोर्सेज को बढ़ाया नहीं, एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। तो बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हायरिंग, एक्सेसिव हायरिंग नहीं करेंगे, एक्सेसिव इक्विपमेंट नहीं मंगाएंगे। इट इंप्रूव्स द ओवरऑल प्रोजेक्ट एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तो ये फायदे निकल के आते हैं किसके, रिसोर्स लेवलिंग के। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ, क्लियर है। ने बात करेंगे कौन कौन से कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट बता दिए रिसोर्स लेवलिंग के। व्हाट आर द कंसेप्ट इन्वॉल्वड, पहला रिसोर्स कंस्ट्रेंट, भैया रिसोर्स क्या नहीं है हमारे पास, एक्सेस में नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है किसकी, रिसोर्सेज की। तो वी हैव द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स हमारा लेबर हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, भैया सब लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है हमारे, क्लियर चीज। दूसरा, रिसोर्स की डिपेंडेंसी। सो रिसोर्स डिपेंडेंसी, तो सर्टेन एक्टिविटीज डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक रिसोर्सेज, लिमिटिंग द शेड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो रिसोर्सेज के ऊपर, कुछ फिक्स रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जैसे एग्जांपल, वेल्डिंग करानी है, वेल्डर ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, भैया स्पेशलाइज्ड जॉब है, इट इज स्पेशलाइज्ड जॉब। एग्जांपल, फॉर्म वर्क लगाना है, कारपेंटर ही कर पाएगा, लेबर वर्क कारपेंटर वाला काम नहीं कर पाएगी। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, स्पेसिफिक रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो रिसोर्स की डिपेंडेंसी को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये तब काम करता है जब बजट हमारा क्या हो, कंस्ट्रेन हो। रिसोर्स लेवलिंग, हाँ मैं वही बता रहा, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथिंग मैनेजमेंट के टूल्स है ये। तो कंसेप्ट मैनेजमेंट का हम भी क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही तो कर रहे हैं। बस प्रोजेक्ट हमारा कौन सा है, हमारे लिए कंस्ट्रक्शन का है, मैकेनिकल वालों के लिए मैन्युफैक्चरिंग का होगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रायोरिटी रिसोर्स लेवलिंग में पहले क्रिटिकल इवेंट में देंगे, क्रिटिकल इवेंट में, भैया क्रिटिकल इवेंट में नहीं देंगे, क्रिटिकल इवेंट को छेड़ दिया प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। उठाओ ये एग्जांपल, ये हर चीज में एग्जांपल लेंगे यार, बिना उसके समझेंगे नहीं है। ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी थी, इसकी ड्यूरेशन लिख रहा हूं मैं, 2 3 1 1 2। ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, सारी की सारी बना रखा है, क्रिटिकल एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ मैंने बना रखा है। सो दीज आर माय क्रिटिकल एक्टिविटीज। चलो, ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो भैया इनका फ्लोट कितना है, व्हाइट कलर से मैंने फ्लोट लिखा है 0, क्लियर है। टोटल कितना आ रहा है, 3 2 5 6, ये आ रहा है 3, इसका फ्लोट है 1, इसका फ्लोट है 2। इसकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग कितने दिन से डिले कर सकते हो, 1 दिन से। इसकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग कितने दिन से डिले कर सकते हो, 2 दिन से। तो 3 दिन दोनों खत्म होने में लग रहे हैं, 3 दिन से आप क्या कर सकते हो, इनकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग को डिले कर सकते हो, क्लियर है चीज। चलो अब बात करते हैं, जो आप बोल रहे थे क्रिटिकल एक्टिविटीज या इवेंट्स को छेड़ूंगा, जहां क्रिटिकल एक्टिविटी इवेंट को छेड़ा आपने, भैया गया प्रोजेक्ट आपका, टाइम बढ़ गया प्रोजेक्ट के आपके, ये क्रिटिकल है ना, इनको ऊपर तो हाथ लगाते नहीं है सबसे पहले। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, नीले कलर से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट लिखी मैंने, नीले कलर से रिसोर्स की रिक्वायरमेंट लिखी 5, फिर यहाँ पर है हमारे पास 3, फिर यहाँ पर है हमारे पास 2। अब एग्जैक्टली बन पाएगा नहीं पता मुझे, पर ठीक है कोशिश करता हूँ, 3 और 1, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं किस दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जरा मुझे बताते जाना, जरा देखते जाओ और बताओ किस दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। पहले दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, पहले दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले दिन 6 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया। दूसरे दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, दूसरे दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, गायब अब, 6, अच्छा 4.5, 9, बहुत गजब। दूसरे दिन कितने, एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 6.5,
अरे भैया 5 रिसोर्स एक्टिविटी ए में लग रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 दिन की है, ये खत्म हुआ, ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, 3 रिसोर्स यहाँ पे लगे, टोटल रिसोर्स कितने लगे, 8, 5 + 3 8। तो ये एक्टिविटी नहीं है क्या, ये भी तो चल रही है दूसरे दिन भैया, एक्टिविटी डी और ई सीरीज में है, ये चल रही है ना दूसरे दिन, तो 8 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है दूसरे दिन, तो 8 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड ऑन सेकंड डे। तीसरे दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तीसरे दिन 6 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, 6 रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, 3 इसके और 3 इसके। चौथे दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, खत्म, ये दोनों को भगाओ इनको। फिर चौथे दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 3। पांचवें दिन भी कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 3, तो चौथे पांचवें दिन 3, और फिर आखिरी दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, 2। लो भैया, ये मैंने हिस्टोग्राम बना दिया, साफ साफ दिख रहा है किस दिन कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है हिस्टोग्राम पे। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, क्लियर है यहाँ तक की कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ।